बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था ये तो क्लास में तुमको कराया भी था और सबका लगभग सही हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी रेडी स्टेट फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम विद एन सीपीयू। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर एन सीपीयू है, तो आपको यहाँ पे ये बताना कितने हमारे पास यहाँ पर लगेंगे, कितने प्रोसेस एक टाइम पे रेडी स्टेट में रह सकते हैं। तो आपको बताया था कि रेडी स्टेट में कितने सीपीयू लगेंगे, वो कितने प्रोसेस रहेंगे वो सीपीयू पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने सीपीयू यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मेमोरी में। मेन मेमोरी में रहना होता है मेनली हमारे पास। रेडी स्टेट का मतलब है कि प्रोसेस मेन मेमोरी में आ गया, वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितनी हमारे पास मेन मेमोरी उस पर डिपेंड करता है, सीपीयू पर डिपेंड नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एन से उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास ये डी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें था कंसीडर द फॉलोइंग पेज ट्रेस है, और आपको यहाँ पे बतानी परसेंटेज ऑफ पेज फॉल्ट, यानी फीफो एल्गोरिथम का आपको यूज करना है। फीफो एल्गोरिथम के थ्रू आपको बताना अगर हम 4 फ्रेम यूज कर रहे हैं तो इसमें कितने पेज फॉल्ट आएंगे। ठीक है, तो पेज फॉल्ट का क्वेश्चन था इसमें। यहाँ पर आपके पास ये पेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पर हम पहले पेजेस को लिख लेते हैं। पेजेस दिए हुए हैं हमारे पास 4 3 2 1, 4 3 5 4 3 2 1 5। ठीक है, 4 फ्रेम है, तो फीफो एल्गोरिथम का आपको इसमें यूज करना है। तो 4 फ्रेम हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये 2 3 और 4। फीफो मतलब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है हमारे पास। पहले शुरू में तो सारे फ्रेम खाली, तो यहाँ पे 4 की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद 3 है नहीं इसमें, तो 3 दूसरे फ्रेम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 2 1, इस तरह से हो जाएगा। तो हर कंडीशन में पेज फॉल्ट आ रहे हैं, आपको नए पेज लेके आने पड़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, फ्रेम हमारे पास कहाँ होते हैं, मेन मेमोरी में। अब यहाँ पर 4 जो है ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, 3 भी इसके अंदर ऑलरेडी है, तो 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे 5 वाला है, तो यहाँ पर 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो जो सबसे पहले आया था, क्योंकि हम फीफो का यूज कर रहे हैं, तो फीफो में जो सबसे पहले 4 आया था उसको हमने हटा दिया। उसके बाद हमें 4 को लेके आना, तो 3 को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हो गया, 3 की एंट्री करनी, तो अब यहाँ से 5 4 2 1 में सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आया था, वो आया था 2। तो 5 4 3 1 ये बन जाएगा। इसके बाद बेटा 2 है हमारे पास, 2 को लेके आना, तो अब हमारे पास 1 को हटाना पड़ेगा, तो 5 4 3 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब 1 को लेके आना, तो इनमें से सबसे पहले आया था 5, तो 5 को हटाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 4 3 2 हो जाएगा, और लास्ट में फिर 5 को लाना, तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 3 2। तो आप देख रहे केवल यहाँ पर हमारे पास पेज फॉल्ट नहीं, बाकी हर कंडीशन में हमारे पास पेज फॉल्ट आए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 पेज फॉल्ट यहाँ पे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी सही क्वेश्चन था, फीफो वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारे पास 10 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा लिखा है कि रिसोर्स एलोकेशन जो होती है वो हमारे पास नॉन शेयरेबल हो, यानी शेयर ना कर सके, एक टाइम पे एक ही यूज कर पाए रिसोर्स को। तो नॉन शेयरेबल रिसोर्स कब होते हैं, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही करवाता है कि नॉन शेयरेबल हो, एक टाइम पे एक ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सके, मतलब एक टाइम पे शेयरेबल रिसोर्स को एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसका
आंसर हो जाएगा। होल्ड एंड वेट जो है उसका मतलब तो ये होता है कि हमारे पास जो है एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को लेके बैठ गया है, होल्ड करके बैठ रहा है और बाकी उसका वेट कर रहे। नो प्रिम्पशन का मतलब होता है कि हम जबरदस्ती उससे प्रोसेस को हटवा नहीं सकते, रिलीज नहीं करवा सकते प्रोसेस से जिसने होल्ड कर रखा है। सर्कुलर वेट का मतलब है कि P1 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P2 पे, P2 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P1 पे, यानी सर्कुलर में वेट हो रहा है। तो यहाँ पर तो कहा था एलोकेशन की बात करी जा रही कि नॉन शेयरेबल में एलोकेशन हो रहा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के वे में होगा, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक एडिटर है। एडिटर समझ लो, कोई प्रोसेस समझ लो, कोई प्रोग्राम समझ लो। एडिटर भी तो हमारे पास प्रोग्राम ही है, जैसे नोटपैड ही है, ये हमारी टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड। ठीक है, तो नोटपैड में भी क्या है भाई, इसको नोटपैड को जब हम ओपन कर रहे हैं या नोटपैड पे कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उसको ओपन करने पे, तो कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा वो। तो कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा वो ये कह रहा कि उस एडिटर में 200 किलो बिट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ये नोटपैड है, इसमें 200 केबी का डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जब इसको हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे या फाइल को ओपन करेंगे तो वो डेटा तो आएगा ही। 15 केबी उसके इनिशियल स्टैक में सेव हो रही और 50 केबी उसको इनिशियलाइज करने में। ठीक है, बेसिकली इनिशियलाइज करने में 50 केबी, 70 केबी उसको जब लोड किया था तो बूटस्ट्रैप कोड के लिए लगी। तो इस तरह के मतलब उसने जो है 5 एडिटर चालू कर दिए, स्टार्ट करें, मतलब हमने 5 फाइलें ओपन कर दी जिनमें सेम सेम कंडीशन थी सभी पांचों में। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम पहले पहले वाले की बात करते हैं। हमने मान लिया पहली फाइल ओपन करी, उसमें 200 केबी तो हमारे पास लग गया डेटा। किसमें? के का मतलब स्मॉल बिट होता है, स्मॉल बी भी लिख सकते हो, के लिखो या आप खाली के लिख दो या के भी लिख दो, एक ही बात है। फिर 15 केबी उसका जो लगा, किसमें लगा? वो स्टैक में लगा। स्टैक में लोकल वेरिएबल उससे रिलेटेड स्टोर होते हैं। 50 के भी डेटा को इनिशियलाइज लगने में करने में लगा और बूट स्ट्रैप लोडर ने 70 के लिया। तो टोटल जो है इसका 5 6 और 7 3 हो गए 13 और ये हो गया 3, यानी 335 के इतना डेटा लगा, 335 किलो बिट। ठीक है, इतना डेटा एक उसमें लगा, एक प्रोग्राम को रन करने में हमारे पास। अब इसने कहा हम 5 एडिटर्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देते हैं, तो कितनी फिजिकल मेमोरी की हमें जरूरत होगी अगर शेयर्ड टेक्स्ट वो यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट हमारे पास जो है वो शेयर्ड है, तो कितनी मेमोरी की जरूरत होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मेमोरी जो है हमारे पास एक प्रोग्राम को चलाने में 335 किलो लग रही। तो ऐसा नहीं है कि 5 हमने चला दिए तो पांचों के लिए ये होगी, क्योंकि शेयर है, इसी मेमोरी को सारे के सारे यूज कर लेंगे पांचों प्रोग्राम। भाई सेम टेक्स्ट है, शेयर टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम प्रोसेस जब यूज करते हैं तो स्टैक, मेमोरी और जो इनिशियलाइज या बूट स्ट्रैप है, ये तो प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहे, तो वो तो एक बार हो गया, वो सब में शेयर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट हम शेयर यूज ही कर रहे हैं, तो केवल क्योंकि मेमोरी शेयर होती है, वही पहला प्रोग्राम आएगा उसी डेटा को उठा लेगा, फिर दूसरा आएगा वो भी उसी को यूज कर लेगा। तो 335 के में हमारे पास यूज हो जाएगी। ठीक है, जैसे प्रोसेस है, मान लिया आप एक ही मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो ना। मान लिया आपके पास 50 के बी मेमोरी, तो आप मान लिया छोटे छोटे प्रोसेस है तो उनको यूज कर सकते हो भाई, 10 के बी का 20 के बी का शेयर हो जाएंगे वहीं पे। तो आपको अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस 335 एक ही बार में यूज हो जाएगी हमारे पास, वो सबके साथ शेयर हो जाएगी। एजिंग क्या होता है? तो एजिंग हमारे पास बेटा आपको पता ही है कि स्टारवेशन में हम यूज करते हैं। कौन कौन सी एल्गोरिथम में स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है, बताओ अभी ना। प्रायोरिटी और एसआरटी। प्रायोरिटी एल्गोरिथम, एसआरटीएफ, एसजेएफ वगैरह, इस तरह की जो एल्गोरिथम होती है उनमें हमारे पास स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है।
अब एजिंग कौन से वाले में यूज करी जाती है, कौन सी एल्गोरिथम में? प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी में। एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे प्रायोरिटी एल्गोरिथम होती है उसमें जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करा देते हैं, बाकी वेटिंग में रहते रहते हैं। लेकिन जब हम यूज करते हैं एजिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये क्या करता है कि जो प्रोसेस होते हैं उनके एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है वो प्रायोरिटी इंक्रीज करता रहता है वो। ठीक है, मतलब एक टाइम पे अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी 100 है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी प्रायोरिटी ही 1 हो जाएगी। ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस आए, चाहे 1 प्रायोरिटी का भी आए, तो उस जो जिसकी 100 थी, क्योंकि उसकी 1 हो चुकी है और FCFS से फिर वो यूज होता है। अगर सेम प्रायोरिटी के होते हैं तो FCFS यूज होती है, तो उसका नंबर आ जाएगा, तो उससे स्टारवेशन खत्म हो जाएगा। हमें ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम इतने टाइम बाद तो उस प्रोसेस का नंबर आना ही आना है एग्जीक्यूशन के लिए। तो एजिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इस ये बेसिकली हमारे पास यूज होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, जो प्रोसेस की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। इससे हम जो है किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देते हैं वहां से, जिससे उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद नंबर आ जाता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पेज फॉल्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ये हमने पढ़ा था थ्रेसिंग से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास जो है बहुत सारे पेज फॉल्ट आते हैं। पेज फॉल्ट का मतलब है कि हमारे प्रोसेस जो पेजेस की डिमांड आ रही है वो मेन मेमोरी में नहीं मिल पा रही। मेन मेमोरी में मान लिया P1, P2, P5, P6 ये प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है नहीं यहाँ पर। अब P3 की डिमांड आती है तो इसको इधर भेजेंगे, यहाँ से कोई दूसरा प्रोसेस। तो अगर बार बार हमारे पास प्रोसेस इधर उधर हो रहे हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में एग्जीक्यूशन ज्यादा हो रहा है, या मीडियम टर्म शेड्यूलर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम अगर सीपीयू जो है इस काम में लगा रहा कि पेज जो है पेज फॉल्ट हो रहे, पेज फॉल्ट की वजह से सेकेंडरी मेमोरी से पेज लेके आने पड़ रहे और यहाँ से जो है पेज इधर भेजने पड़ रहे, जिनको हम स्वैप आउट या स्वैप इन कहते हैं। जब यहाँ से यहाँ भेजते हैं स्वैप आउट, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट, और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में स्वैप इन होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम अगर स्वैप इन स्वैप आउट में लग रहा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस कंडीशन को थ्रेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थ्रेसिंग की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। कौन सी इनमें से सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी कि भाई क्रिटिकल सेक्शन जब हम पढ़ते हैं वो भी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से होता है। सिंक्रोनाइजेशन की एक प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए हमने सेमाफोर वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने पढ़े सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर पढ़ा। ठीक है, और आपने जो है वो भी पढ़ा काउंटिंग सेमाफोर वगैरह। लेकिन यहाँ पे सेमाफोर की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ पे बात हो रही टेस्ट एंड सेट लॉक की, टर्न वेरिएबल की, इंटेस्ट वेरिएबल की। तो यहाँ पे सेमाफोर तो कोई है नहीं। अब लेकिन आंसर ABC तीनों है, नन ऑफ दीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे सर क्योंकि लेकिन इंटरेस्ट वेरिएबल तो होता ही नहीं। इंटरेस्ट वेरिएबल कोई होता नहीं है। कौन सा वेरिएबल होता है? तो टेस्ट इन सेट लॉग और टर्न वेरिएबल टर्न वेरिएबल भी होता है, इंटरेस्ट वेरिएबल भी होता है, और सेमाफोर का भी वेरिएबल, वहां पे भी सेमाफोर में भी वो इंटीजर वेरिएबल हम यूज करते हैं, और हाँ ये वाला इंटीजर वेरिएबल। भी करते हैं। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है। मेनली हम सेमाफोर हमारे पास उसके क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, तो हम उसको ही पढ़ते हैं मेनली। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो इसके बारे में भी अगर हम बात करें, ये क्या है, ये भी सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक होती है, उसको ही करते हैं। बेसिकली आप ये बताओ सिंक्रोनाइजेशन जो है
उसका मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? हाँ ज्योति बताओ। जी सर। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा ना कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। सिंक्रोनाइजेशन कोई भी दो प्रोसेस अगर रन कर रहे हैं तो मतलब उनका जो इनकंसिस्टेंसी ना आए रिजल्ट में, हाँ, कि किस रिजल्ट में ऑर्डर में। इनकंसिस्टेंसी ना आए। ठीक है, जी। मतलब अगर मल्टीपल प्रोसेस हम एक साथ यूज कर एग्जीक्यूट करा रहे हैं या रन करा रहे हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन भी है, अगर उनमें शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट में इनकंसिस्टेंसी ना आए। ठीक है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म या टेक्निक होती है। ठीक है, तो इन सब में हम क्या करते हैं, पहले एक एंटी सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन से पहले, क्रिटिकल सेक्शन के बाद एक हमारे पास एग्जिट सेक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास चार मेन चीजें होती हैं हमें जो मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, जिनमें दो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी और दो हमारे पास ऑप्शनल कंडीशन थी। नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है भाई क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? कौन बताए? हाँ बोलो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। ठीक है, और बाकी हमारे पास एक बाउंडेड वेट होती है, एक आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये आपको पढ़ाए हुए। तो हमारे पास जो है ये कंडीशन हमारे पास होती है। अब देखो लोक वेरिएबल है हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे दिया लोक वेरिएबल के बारे में। तो ये लोक वेरिएबल क्या होता है? लोक हमारे पास म्यूटेक्स लोक वगैरह भी हम यूज करते हैं। लोक वेरिएबल भी हमारे पास जो है सिंक्रोनाइजेशन की एक टेक्निक है। ठीक है, तो पहले अगर हम इनकी बात करते हैं, ये होते हैं लोक वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे पास टेस्ट और सेट लोक लिखे हुए हैं ये लोक वेरिएबल है। ठीक है, तो जिसमें म्यूटेक्स लोक भी हम यूज करते हैं, तो लोक वेरिएबल को हम कह सकते हैं कि इज ए वेरिएबल used to solve the critical section problem या और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, को सोल्व करने के लिए यूज करा जाता है। तो अगर हम लोक वेरिएबल का यूज करते हैं तो हमारे पास जो है जो प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइजेशन वे में या सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन ये लोक वेरिएबल जो है कंप्लीटली सिंक्रोनाइजेशन दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% सिंक्रोनाइजेशन हो गई होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बेसिकली सबसे ज्यादा यूज सेमाफोर किया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर लोक वेरिएबल जो है, लोक वेरिएबल्स डज नॉट प्रोवाइड 100% complete solution of synchronization। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता। बेसिकली सेक्शन इसमें भी वही होते हैं, जैसे पहले एंट्री सेक्शन होगा। एंट्री सेक्शन के अंदर यहाँ पे व्हाइल लूप में हमारे पास एक लूप होगा और लूप की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो लूप की वैल्यू जो है यहाँ पर कर दी जाएगी 1। और फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन शुरू होगा, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, और फिर क्रिटिकल सेक्शन के बाद वापस से लॉग की वैल्यू कर दी जाएगी 0। ये एग्जिट सेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से यूज करे जाते हैं। अब ये बताओ इस क्वेश्चन को, अगर आपने इस कोड को समझो यहाँ पर, ठीक है बेटा, और आप मुझे ये बताओ लोक वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी, ठीक है, तो क्या हमारे पास प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर लोक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो क्या प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा या नहीं? इफ log इक्वल टू 0 या log इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा प्रियंका आपकी।
माइक्रोफोन से क्या? पूनम तुम बताओ क्या कह रही? पहले चलो एक इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इसमें लोग की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे दो ही वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, 0 या 1, तो 0 होगी या 1 होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी लोग की? जीरो। ठीक है, जैसे सेमाफोर में हम यूज करते थे, सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या यूज करते थे? 1 यूज करते थे ना। यहाँ पे 0 बता रहे हैं आप, तो 0 का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे अगर 0 होगी तो देखो 0 अगर आप कर दोगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? ठीक है, अगर लॉग की वैल्यू 0 कर दी, 0 डज नॉट इक्वल टू 0, तो डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप से बाहर निकल आएगा, लूप से बाहर निकल गया तो लॉग की वैल्यू क्या कर देगा? 1 कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए लॉग की इनिशियल वैल्यू 0 ही रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपने 1 कर दी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और व्हाइल लूप के बाद सेमीकोलन लग रहा तो ये इसी लूप में फंस जाएगा। जैसा भी ये 1 कर दिया तो कोई दूसरा प्रोसेस अगर इसको एक्सेस करेगा तो वो इसी में फंस जाएगा। तो जो लोक वेरिएबल हम यूज करते हैं वहां पर लोक की इनिशियल वैल्यू 1 ना होकर के 0 होती है। तो अगर लोक की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन जो है वो फ्री है। ठीक है, उसमें कोई नहीं, एंड प्रोसेस जो है वो एंटर कर जाएगा इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू 1 हो गई तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास ट्रू, ये यहीं पे रह जाएगा। जब ये बाहर आएगा वापस से 0 कर देगा। क्रिटिकल सेक्शन, वो लॉग की वैल्यू 1 होने का मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस है। ठीक है, यानी क्रिटिकल सेक्शन इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस हमारे पास रुक जाएगा। तो इसमें भी ये भी बाइनरी सेमाफोर की तरह ही है कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, एक से ज्यादा इंस्टेंस नहीं होंगे, इसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। तो ये लोक वेरिएबल का काम होता है। इन्हीं लोक वेरिएबल पे हमारे पास काम करते हैं टेस्ट एंड सेट लोक, वे भी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक में यूज करे जाते हैं। टेस्ट एंड सेट लोक लगा देते हैं बस व्हाइल लूप में हम, उसके अकॉर्डिंग लॉक वैल्यू इनिशियल में 0 रहती है। 0 का मतलब है कि फ्री है, एंटर कर जाएगा, और 1 का मतलब है कि हमारे पास वो फ्री नहीं है। ठीक है, ये वाला जो कोड होता है, ये वाला कोड बेसिकली लॉक वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, और टेस्ट एंड जो हमारे पास सेट लॉक होते हैं वो इसी को कॉल करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो अब देखो, इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमारे पास टेस्ट एंड सेट लॉक की बात होगी। एक है टर्न वेरिएबल, तो टर्न वेरिएबल भी इसी तरह से होता है हमारे पास। उसके अंदर क्या होता है, ये टर्न वेरिएबल, ये भी हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक में यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू सोल्व द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हमारे पास कंडीशन इस तरह से होती है कि व्हाइल लूप है हमारे पास, टर्न नॉट इक्वल टू 0 है तो सेमी कोलन, और फिर क्रिटिकल सेक्शन होता है, फिर टर्न की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। वेरिएबल का नाम टर्न रखा हुआ है, वहां पे वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या था? लोक था बस। ठीक है, लेकिन उस वाले में आप देख रहे थे, लोक वाले में व्हाइल के बाद ही लोक की वैल्यू 1 कर दी गई थी और लास्ट में वापस से 0 कर दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास टर्न की वैल्यू यहाँ पे चेक करके लास्ट में 1 करी गई है। तो अब देखो इसके अंदर भी जो इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ टर्न, वो हमारे पास 0 ही होती है। अब जब 0 ही है तो यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू। तो जब कंडीशन होगी ट्रू तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास,
ये तो वो कंडीशन ट्रू नहीं फॉल्स होगी, कंडीशन होगी फॉल्स। 0 नॉट इक्वल टू 0 पे कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये लूप में नहीं रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। जब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा तो अब तो कोई दूसरा भी आके कर सकता है भाई, 10 की वैल्यू तो अभी 0 ही है, कोई दूसरा भी तो आ सकता है, ठीक है। उसकी वैल्यू वो भी 0 ही लेगा, उसकी भी कंडीशन सही हो जाएगी, कितने ही आ जाएंगे ऐसे तो यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहाँ हो रहा, ये तो बाद में निकलने पे वन कर रहा। तो देखो टर्न वेरिएबल जो है ये यूज किया जाता है केवल दो ही प्रोसेस के लिए, जब हम दो प्रोसेस चला रहे हैं, ठीक है। बाकी नहीं पे नहीं करता है, बाकी पे करना तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू उतने ही पे लेके जानी है। अभी दो प्रोसेस में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास दो प्रोसेस हैं, टू प्रोसेस है, मान लिया एक प्रोसेस है P1, या जीरो से ले रहे तो P0 ले लो, और एक प्रोसेस है P1। तो ये P0 प्रोसेस तभी एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में अगर हमारे पास टर्न की वैल्यू 0 है, और ये तभी करेगा जब टर्न की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल वैल्यू 0 तो मतलब सीक्वेंस में ही हमारे पास होगा, पहले पहले P0 वाला ही एंटर करेगा, 1 वाला कर ही नहीं सकता एंटर, क्योंकि 1 लेके जाएंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 लेके जाने पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पे ये इसमें फंस जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू 0 रखी तो इसका मतलब है कि हमारे पास टर्न 0 का मतलब कि प्रोसेस P0 जो है वो हमारे पास एंटर करेगा इनटू क्रिटिकल सेक्शन में। अब प्रोसेस P1 कब करेगा, जब ये बाहर निकल जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 10 की वैल्यू 1 करेगा। ये वाला कोड यहाँ पे हर प्रोसेस के लिए अलग अलग कोड लिखा जाता है 10 वेरिएबल में। तो यहाँ पे अगर प्रोसेस ज्यादा होगी तो कोड हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए टर्न वेरिएबल की जो हमारे पास टेक्निक है इसको हम नॉर्मली अवॉइड कर देते हैं, यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने P0 लिखा, P0 के लिए ये हो गया, अब अगर दूसरा प्रोसेस तो उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, और वहां पे बताना पड़ेगा बाय कि टर्न की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा ये, और फिर यहाँ पे टर्न इक्वल टू क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। वापिस से पहले को आना तो वापिस से आ जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से ये चलेगा, यानी अगर टर्न की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, तो ये वाला क्रिटिकल सेक्शन में कब जा रहा था, जब हम 0 लेके आ रहे थे। और अगर टर्न की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो देन प्रोसेस P1 एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। तो ये वाला जो टेक्निक है ये केवल तभी यूज करी जाती है जब आप सीरियल में एग्जीक्यूट कराएंगे 1 बाय 1, पहले पहले का नंबर, फिर दूसरे का, फिर पहले का, फिर दूसरे का, इसी तरह से एग्जीक्यूशन होगा इसमें, ठीक है। तो ये केवल वहीं पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, रैंडमली आप किसी भी प्रोसेस को लेके आ जाए तो वो इसमें नहीं होगा। नोट कर, हमारे पास एक वेरिएबल है इसमें, इंटरेस्ट वेरिएबल। इंटरेस्ट वेरिएबल ये चेक करता है कि कोई प्रोसेस प्रोग्रेस के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है कि कोई प्रोसेस हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है जाने के लिए तो उसको क्यों भेजना, ये चेक करेगा। तो जो प्रोग्रेस की कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर प्रोसेस चाहता है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे तभी एंटर कराना, नहीं तो उसको लाइन में लगाना, आगे भेजना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट वेरिएबल भी हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, वो मेनली ये प्रोग्रेस के लिए यूज करा जाता है। जो हमारे पास प्रोग्रेस होती है वे जो है नॉर्मली हमारे पास वहां पे चेक कर लेते हैं हम कि हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो यहाँ पर भी हमें देखनी है, लेकिन प्रोग्रेस की कंडीशन को भी चेक कर रहा। तो इंटरेस्ट वेरिएबल इज ए वेरिएबल टू सोल्व द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होता है, मान लिया हमारे पास दो प्रोसेस हैं P0 P1, जैसे पिछले वाले में थे हमारे पास टर्न वेरिएबल में, उसी तरह से सबसे पहले हमारे पास ये इंटरेस्ट जो होता है ये एक एरे की तरह होता है, एरे टाइप का वेरिएबल है मतलब, ठीक है। तो एरे है तो यहाँ पर हम जो प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस P0 तो उसकी इंडेक्स होगी 0 वाली इंडेक्स, प्रोसेस P1 है तो उसकी इंडेक्स होगी 1 इंडेक्स, तो इंटरेस्ट 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या PG वो प्रोसेस 0 वाला प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए या नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरेस्टेड है, और अगर फॉल्स है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेम चीज यहाँ पर है। तो पहले तो हमें यही देखना है कि हमारे पास प्रोसेस जो है इंटरेस्टेड है या नहीं, अगर यही वाली वैल्यू फॉल्स होगी तो आगे कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्ट की जो हमारे पास इंडेक्स होगी यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो अगर जीरो वाला जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हम जीरो वाले को भेजेंगे, ठीक है, और वन वाले को नहीं भेजेंगे, उसको रोक देंगे, पहले पहले वाले से सीरियल में करेंगे। वन वाले को कैसे रोका जा सकता है, वन वाले को लूप से रोका जा सकता है, वही वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप में हम कह देंगे कि जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ वन का अगर इक्वल टू ट्रू है, भाई ये भी जाना चाह रहा ये भी जाना चाह रहा, तो इसका ट्रू आ गया और दूसरे का भी ट्रू है तो उसको रोक दो, यहीं पे सेमीकोलन लगा दो। और जब ये यहीं पे वाइल लूप में फंस जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा, एंटर करेगा ये वाला P0 वाला, ठीक है। जब ये एंटर कर देगा तो उसके बाद जब ये क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर देगा तो इसकी वैल्यू कर देंगे फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो फिर तो दूसरा ही जाना, इसका मतलब ही नहीं है, दूसरे का नंबर देखेंगे, ठीक है। इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। अब जब P1 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो अगर P1 इंटरेस्टेड है तो P0 को रोकना पड़ेगा। P0 को कैसे रोकेंगे, वाइल करेंगे, इंटरेस्ट 0 कर देंगे और इसको भी ट्रू करके, अगर ये भी जाना चाह रहा ये भी जाना चाह रहा, दोनों जाने चाह रहे, तभी तो प्रॉब्लम है हमारे पास। एक फॉल्स होगा तो फिर ये वाइल देखने की हमें जरूरत भी ना होती। तो ये हमें तभी देखना कि जब हमारे पास ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो यहाँ कंडीशन ट्रू होने पे इसमें ही फंस जाएगा और ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा और लास्ट में आके बाहर जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये भी फॉल्स कर देगा। तो आप ये बताओ बेटा, जो है कौन बताएगा, राधिका या सलोनी, बताओ राधिका, कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंटरेस्ट 0 की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए और इंटरेस्ट 1 की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। इनिशियल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट 0 एंड इंटरेस्ट 1, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या होगी, सर अगर पी नॉट को एग्जीक्यूट होना है तो इंटरेस्ट 0 को फॉल्स होना पड़ेगा। फॉल्स होना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, तभी कंडीशन फॉल्स होगी। शुरू में कंडीशन फॉल्स कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन को चेक कर देंगे, अगर हमें वो करना, इसकी कंडीशन हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और उसकी जो भी होगी हमारे पास ऑप्शन से तो वो रुक ही जाएगा, ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनिशियली में सबकी दोनों की दोनों वैल्यू फॉल्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास टर्न वेरिएबल है, उसमें टर्न वैल्यू 0 रहेगी शुरू में। हमारे पास अगर लोक वेरिएबल है, लोक की भी 0 रहेगी, और अगर इंटरेस्ट वेरिएबल है उसकी भी स्टार्टिंग में 0 ही रहती है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास तीनों वेरिएबल जो हैं इनकी इनिशियल वैल्यू जो है 0, इसमें ट्रू या फॉल्स की बात करते हैं, उनमें 0 और 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी होते हैं हमारे पास, और सेमाफोर भी हमारे पास यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेमाफोर भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में करते हैं यूज, और इनको भी नोट कर लो इसको। सेमाफोर में हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और वहां पर हमारे पास सिग्नल करते हैं हम यूज, और हमारे पास दूसरा होता है वेट का। सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? वहां पे हम बात करते हैं, उसमें बताया जाता है कि क्रिटिकल वो कितने प्रोसेस जो हैं हमारे पास जा सकते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो इसका मतलब एक हमारे पास अभी प्रोसेस के लिए रिसोर्स अवेलेबल है, वहां पे रिसोर्स की बात करी जाती है। ठीक है, नोट कर लो इसको। और क्या क्वेश्चन है बेटा, बाकी समझते हैं। इसका आंसर ABC हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटिंग सेमाफोर दिया, इनिशियल वैल्यू उसकी 7 है। हमारे पास 20 P ऑपरेशन चले और 15 V ऑपरेशन चले हैं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू S की हमारे पास 7 है। 20 P ऑपरेशन, P ऑपरेशन कौन से होते हैं? वेट के होते हैं या सिग्नल के होते हैं? वेट के। वेट के होते हैं। तो वेट के जो होते हैं ये होंगे हमारे पास माइनस, और 15 V ऑपरेशन है ये होते हैं सिग्नल, और सिग्नल करता है प्लस। तो यहाँ पे 7 माइनस के 20 3 कर दो, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2। ये आंसर हो जाएगा इसका 2 वाला। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा इसमें कहा बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग हीप इन विच ब्लैंक रीजन आर नॉट यूज एंड हैश्ड रीजन आर यूज। ठीक है, ये ब्लैंक दो रीजन है हमारे 150 और 350 के। आपको बताना सीक्वेंस इस तरह की है हमारे पास। तो फर्स्ट फिट करना, बेस्ट फिट करना, ये दो के बारे में बात करी गई है इसमें, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट। तो कौन से वाले से सारे एलोकेट हो जाएंगे, कौन से से नहीं। ठीक है, तो करा होगा आपने यहाँ पे करवाए हुए इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ रहा, फर्स्ट फिट से हो जाएगा लेकिन बेस्ट फिट से नहीं। फर्स्ट वाले में क्या होगा, 300 वाला कौन से वाले ब्लॉक में जाएगा, 350। ये मान लिया P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। तो ये P1 है। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस रहेंगे आपके, प्रैक्टिस किए हुए कितने क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं पेपर में, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जिसमें दूसरा बच्चा लगा रहा है 2-3 मिनट, आपको अगर प्रैक्टिस कर रखे सेम क्वेश्चन आ गया तो आप तो आंसर लगाओगे, क्वेश्चन क्या पढ़ना, बस हो गया डायरेक्ट। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है चीजों को। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ, तो डायरेक्ट लगाओ 2 क्वेश्चन। ठीक है, बस या प्रैक्टिस हो जाती है तो तभी टाइम में आप यूटिलाइजेशन सही तरह से कर सकते हो। P1 जो है 300 का ले लिया, इसमें 50 का हमारे पास फ्री बनाया गया अभी। फिर P2 आता है 25 का, फर्स्ट फिट कर रहे तो P2 यहाँ पे जाएगा, जो पहले मिलेगी 25 यहाँ पे, 125 खाली रह गया। 125 P3 यहाँ पे हो जाएगा और 50 P4 यहाँ पे हो जाएगा। कंप्लीट हो गया फिर यहाँ पर। अब यही चीजें अगर आप करेंगे बेस्ट फिट से, P1 P2 P3 P4, बेस्ट फिट में क्या होता है, जो मिनिमम होता है, मिनिमम खाली ब्लॉक जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, छोटे से छोटा लोएस्ट वाला, वो हम यूज करते हैं। तो 300 तो इसमें ही जाएगा, वो तो कर नहीं पाएगा, तो P1 यहाँ पे चला गया, 300 यहाँ पे खाली रह गया। 25 वाला यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर हम P2 को कर देंगे, इसमें 25 खाली रह जाएगा।
अब 125 यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, 125 करेंगे यहाँ पे P3, 125 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 25 खाली रह गया, 50 को करना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, एक जगह है नहीं 50, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो फर्स्ट फिट हो जाएगा, बेस्ट फिट नहीं कर पाएगा। पहले में कहा था कि दोनों ही कर देंगे, ठीक है, तो दोनों तो नहीं कर पा रहे, यहाँ पे फर्स्ट फिट से ही फिट हो पा रहे हैं, बेस्ट से नहीं हो पा रहे। ब्रेस्ट करेंगे, ब्रेस्ट फिट में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर कराया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में कराया था, दोबारा कराने की तो जरूरत नहीं है बेटा इसको। ये तो पेज टेबल के क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें समझाया था, सेम क्वेश्चन है वही वाला। ठीक है, 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है, 4 KB का हमारे पास पेज का साइज है, और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, और पेज टेबल में 4 बाइट की एंट्री है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पेज टेबल का साइज बताना है कितना मेगाबाइट में होगा, तो 4 मेगाबाइट का पेज टेबल का साइज है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना इस क्वेश्चन में, वैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमारे पास पेजिंग स्कीम यूज हो रही है, TLB हम यूज कर रहे हैं, और TLB में 10 नैनो सेकेंड जो है एक्सेस करने में TLB को लगते हैं, और 50 नैनो सेकेंड मेन मेमोरी को एक्सेस करने में। हिट रेशो 90% है, पेज फॉल्ट है नहीं कोई भी, तो आपको बताना है कि कितना इफेक्टिव एक्सेस टाइम होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन करवाए हुए आपको। क्या फॉर्मूला होता है बेटा TLB का? इफेक्टिव एक्सेस रेट टाइम अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले हिट रेशो लिखते हैं इनटू TLB का एक्सेस टाइम, ठीक है, और प्लस के मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, प्लस के 1 माइनस पी कर देते हैं, और यहाँ पे TLB का एक्सेस टाइम प्लस के हमारे पास 2 इंटू मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। 2 की जगह के हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे अगर एक ही लेवल की यूज कर रहे तो हम 2 लिखते हैं, नहीं तो जितने लेवल होते हैं K+1 हम कर देते हैं। पी एक्सिस टाइम 90% माइनस मतलब हो गया 0.9, TLB का टाइम 10 है, इसका 50 है, प्लस के ये हो जाएगा 0.1, इसका टाइम 10 है, और इसका जो है हमारे पास 50 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 60 और 9 छिप 54। ठीक है, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 60 हो गया ना। ठीक है, तो 60 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, तो 54 बन गया यहाँ पे, प्लस के ये कितना हो गया हमारे पास 50, 100 हो गया 110, तो 110 को करेंगे तो 11 हो गया 01 से, तो हमारे पास 65 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 65 हो जाएगा। का क्वेश्चन है, कल कराया था क्या ये वाला क्वेश्चन या नहीं? इस तरह कराया था, ये नहीं कराया था शायद है? तो देखो सी लुक के क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये हमारे पास वो बना लेते हैं पहले इनको। यहाँ पे दे रखे 0 से 199 तक, तो 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 14 है, 14 के बाद है हमारे पास 41, 41 के बाद है इसमें 53 पे, करंट वाला 53 पे, 53 पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह कम हो जाएगी, 0, 14, और 14 के बाद है बेटा 41, 41 के बाद 53, ठीक है, 53 के बाद है 65, 65 के बाद 67, 67 के बाद है हमारे पास 98, 98 के बाद आएगा 122, 122 के बाद 124, 124 के बाद 183, और लास्ट में हमारे पास है 199। ठीक है, ये है हमारे पास, आपको इसको सी लुक से करना है। और डायरेक्शन क्या दे रखी है इसमें,
द हेड इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर। ठीक है, तो लार्जर तरफ को हमें जाना है, तो सी लुक का यूज करना। सी लुक में क्या होता है बताओ? लास्ट पहले रिक्वेस्टेड वैल्यू डायरेक्शन में चलता है या सिंगल डायरेक्शन में चलता है? सिंगल में। सर एक मिनट, जहाँ पे सी आ गया, सी का मतलब सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, और जो लुक वाले वो एंड पॉइंट तक नहीं जाते। ठीक है, जो हमारे स्कैन वाले हैं वो एंड पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 53 65 है, 67 इस तरह से इधर से चलते रहेंगे, 183 तक जाएंगे। ठीक है, तो अब 183 से फिर किधर आएंगे, कहाँ पे जाएंगे? 14 तक। 14 तक जाएंगे, और उसके बाद 41 तक। यहाँ पे 14 तक गए, और 14 के बाद फिर 41 तक आए। इधर से कितना हो गया इसमें? 183 है, 183 में से 50 तो कितना हो गया? 130। और 183 में से 14 माइनस करें तो कितना हो गया? 109। और 41 में से 14 माइनस तो 27। ऐड कर देंगे 130, 169 और 27, ये 26 हो गया। 5 6 11 और 2 13 और ये 336 आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये करेंगे। 326 आ रहा, कैलकुलेशन सही नहीं। 26 एक एक्स्ट्रा लगे हैं, 326 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सी लुक वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये तो क्वेश्चन कराया हुआ क्लास में है, पेज फॉल्ट वाला 30 नैनो सेकंड वाला। इसमें पेज फॉल्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास किस तरह से हम यूज करेंगे वो वाली सर्विस करनी, विदाउट पेज फॉल्ट और पेज फॉल्ट वाले। इसको आप उसमें से देख लेना। ठीक है, ये भी आपको क्लास में इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए। ये 6 यूनिट है रिसोर्स की हमारे पास, हर प्रोसेस को 2-2 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम आप प्रोसेस चला सकते हो? 5 चला सकते हो भाई। क्या करते हैं आपको इस तरह क्वेश्चन करने में 2-2 यूनिट चाहिए, उनको मैक्सिमम दिया तो माइनस करते हैं। कितने को मिलेंगी? 6 को मिल सकती हैं, तो 6 पे एक पे डेडलॉक हो जाएगा। एक हटा देते हैं, एक कम कर देते हैं, तो हमारे पास 5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सबको एक एक कर दो जितने प्रोसेस बनते हैं, क्योंकि प्रोसेस में मैक्सिमम पूछा जाता है, लास्ट में एक कम कर दिया जाता है। बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज करी जाती है, ये आप सबको पता है। ब्लेडी एनोमली जो है पेज रिप्लेसमेंट में फीफो में आती है, फर्स्ट आउट एल्गोरिथम होती है। FCFS पेज शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम है, फीफो जो है हमारे पास वो पेज की एल्गोरिथम। Which section of process used for dynamic memory allocation? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए प्रोसेस का कौन सा सेक्शन यूज किया जाता है? तो हीप का यूज होता है। बेसिकली स्टैक जो है, स्टैक में होते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल। ठीक है, वो स्टैक में होते हैं, या कोई रिटर्न हो रहा है, ठीक है, रिटर्न वैल्यू आ रही है, रिटर्न एड्रेस आ रहा, वो भी हमारा स्टैक में होता है। हीप जो होता है, हीप के अंदर हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एक हमारे पास डेटा सेक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा, डेटा सेक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास डेटा सेक्शन के बाद होता है टेक्स्ट सेक्शन, टेक्स्ट या कोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम कोड लिखते हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब प्रोग्राम का कोड लिखा होता है। ठीक है, जिसको हम कंपाइल करते हैं, या बोल सकते हैं आप कंपाइल्ड कोड जो है हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हीप हो जाएगा।
नेक्स्ट है कर्नल के टाइप बताने हैं आपको कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कर्नल आपको पढ़ाए थे, ये मोनोलिथिक कर्नल होता है, माइक्रो कर्नल होता है, हाइब्रिड कर्नल होता है, नैनो कर्नल होता है, एक्सो कर्नल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये इसमें दिया जैसे हमारे पास फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ऑप्शन हम यहाँ पे खोल लेते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में नैनो कर्नल होता है, हाइब्रिड भी होता है, पिको कर्नल भी। ठीक है, एक्सो होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, मोनोलिथिक होता है, ट्री नहीं होता, माइक्रो होता है। ठीक है, हाइब्रिड कर्नल होता है, एक्सो होता है, मिनी कर्नल नहीं होता। तो यहाँ पर तीनों सही है। तो ये टाइप्स ऑफ कर्नल की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कर्नल, तो इसके अंदर हमारे पास आ गया सबसे पहले मोनोलिथिक। पढ़ाए थे आपको मोनोलिथिक और माइक्रो में डिफरेंस भी बताया था। माइक्रो कर्नल होता है, हाइब्रिड कर्नल होता है, नैनो कर्नल होता है और एक्सो कर्नल होता है। ठीक है, माइक्रो कर्नल जो है बेसिकली यूज करा जाता है मैक ओएस में, यूज करा जाता है। मोनोलिथिक कर्नल जो है वो डोस में, सोलरिस में, लाइनक्स में, इनमें यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कहा बेटा, ए टर्मिनेशन विच डज नॉट अलाउ द चाइल्ड टू कंटिन्यू प्रोसेस एज इट्स पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, ये कह रहा कि अगर किसी प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तो पेरेंट के टर्मिनेट होने के बाद चाइल्ड को भी टर्मिनेट होना, चाइल्ड नहीं चल सकता उसके बाद। ठीक है, अगर पेरेंट बंद हो गया तो चाइल्ड भी बंद होगा। तो ये किस चीज के बारे में कहा गया, किस टाइप की हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये हमारे पास कैस्केडिंग प्रोसेसिंग या कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस बोला जाता है। और चाइल्ड चल रहे हैं, तो जहां पर हमारे पास पेरेंट के टर्मिनेट होने के बाद भी चाइल्ड जो है, पेरेंट टर्मिनेट हो गई है लेकिन चाइल्ड प्रोसेस जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं या रनिंग में है। तो ये जो है हमारे पास, ये चाइल्ड प्रोसेस जो है ये कहलाते हैं हमारे पास ऑर्फन प्रोसेस। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑर्फन है। टर्मिनेट होने का मतलब ये भी है कि हमारे पास जो है वो टर्मिनेट हो गए, या हम कह सकते हैं कि वो फिनिश हो गए, पेरेंट पहले फिनिश हो गया। ठीक है, तो वो भी हो जाता है हमारे पास। तो जोम्बी में और इसमें क्या होता है हमारे पास, जोम्बी के अंदर और ऑर्फन में क्या डिफरेंस हो सकता है, कोई बताएगा भाई। ऑर्फन में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। जोम्बी जो है बेसिकली ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारे पास, उनका पेरेंट तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन उनका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एंट्री नहीं होती है, तो वो जोम्बी रहते हैं। मतलब वो मर तो गए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्वर्ग में एंट्री नहीं हुई, वो आत्मा बने यहीं पर घूम रहे हैं, इस तरह के हैं। जबकि हमारे पास ऑर्फन प्रोसेस तो रनिंग ही में ही रहते हैं हमारे पास। ठीक है, पेरेंट हो गया लेकिन ये रनिंग में ही है, तो ये ऑर्फन कहलाएंगे। जोम्बी जो है उनका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो जो है प्रोसेस टेबल में एंटर नहीं हो पाते हैं, तो वो जोम्बी रहेंगे। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा बेटा, इफ फंक्शन in which various client can use and share a single copy of program at a time known as। ठीक है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जहां पे एक प्रोग्राम की कॉपी मल्टीपल, सिंगल कॉपी मल्टीपल प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, मतलब शेयरेबल प्रोग्राम होगा। तो उस फंक्शन को बताना है कि उस फंक्शन को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं। तो ऐसी टेक्निक को शेयर करने की, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ट्रेंसी।
ठीक है, और उस फंक्शन को बोलते हैं रिटर्न ट्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो है एक सिंगल कॉपी मल्टीपल के साथ शेयर कर दी जाती है। रिकर्सन तो आपको पता ही, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है। रियल टाइम फंक्शन तो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एट ए टाइम आपको वो देगा। कैस्केडिंग के बारे में भी हमने बात करी है। कैस्केडिंग वही होता है कि पेरेंट अगर बंद हो गया तो चाइल्ड भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रेंट फंक्शन। नेक्स्ट है एंड पॉइंट ऑफ आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की भी कुछ मैकेनिज्म होती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेटा हमारे पास होता है कि आप जो है एक ही वो मल्टीपल प्रोसेस का कम्युनिकेशन करवा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो हमारे पास मल्टीपल दो या दो से ज्यादा प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से पे डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जहां पर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम या प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो इसके लिए हमारे पास आईपीसी की भी कुछ टेक्निक होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक थी, मैकेनिज्म थी, ऐसे इसकी। तो इनमें पहली टेक्निक होती है एक पाइप नाम की टेक्निक, पाइप्स बोलते हैं उनको। दूसरी टेक्निक होती है मैसेज पासिंग या मैसेज क्यूइंग। ठीक है, तीसरी टेक्निक है हमारे पास सेमाफोर। ठीक है, और फोर्थ टेक्निक है हमारे पास सॉकेट। सेमाफोर के थ्रू भी तो हमारे पास प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में वो भी यूज होते हैं। पांचवा शेयर्ड मेमोरी, और 6 होती है हमारे पास सिग्नल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आईपीसी की टेक्निक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सॉकेट के बारे में कि सॉकेट क्या होता है, सॉकेट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट पर लगे होते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट का मतलब है जहां पर हमारे पास जो है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप बेसिकली कोई आईपी एड्रेस लिखते हो, यहाँ पे कोई मान लिया आपको वेबसाइट लिंक करनी, वैसे नहीं ओपन करनी, मेनली वेब एड्रेस नहीं पता, आप इस तरह से करते हैं जैसे मैंने ये लिखा, एंटर करा यहाँ पे, तो देखो ये खुल गया ना लिंक। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? पोर्ट नंबर लिखा हुआ है 8005। ये आईपी एड्रेस है और ये पोर्ट नंबर। ठीक है, आईपी एड्रेस डॉट में लगा हुआ है, कोलन के बाद पोर्ट नंबर लिखा 8005। तो एंड पॉइंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली नेटवर्किंग में हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी यूज करते हैं जब लोकली चेक कर रहे चीजों को, या हमने कोई डोमेन नहीं लिया, हम इससे आईपी एड्रेस से ही किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक आईपी एड्रेस पे हमने बहुत सारा डेटा डाल रखा है अलग अलग तरह का, लेकिन हम स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं तो उसको किसी पोर्ट नंबर पर चला देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस जो है वो एक्सेस करे जा रहे हैं, लेकिन जो है वो सेम मशीन पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट मशीन पे भी एक्सेस किए जाते हैं। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉकेट की अगर मैं बात करूं तो सॉकेट जो है एंड पॉइंट होते हैं। सॉकेट्स आर एंड पॉइंट ऑफ आईपीसी। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और ये एंड पॉइंट का मतलब क्या है? एंड पॉइंट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यूज करे जाते हैं हमारे पास क्लाइंट सर्वर बेस एप्लीकेशन बनाने में, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जावा में नेटवर्किंग वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, कॉलेज में अपने, तो वहां पर हमारे पास इसी तरह से सॉकेट बनाए जाते थे। सॉकेट लेयर का हम यूज करके जो है कम्युनिकेशन करवाते हैं। सॉकेट भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ सॉकेट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉकेट, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक होता है स्ट्रीम सॉकेट,
एक होता है हमारे पास डेटाग्राम सॉकेट, कि डेटा डेटाग्राम के फॉर्मेट में तोड़ दिया जाता है, ये स्ट्रीम बाइट के फॉर्मेट में जाता है। तीसरा होता है हमारे पास पैकेट की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस पैकेट, सीक्वेंस पैकेट सॉकेट। और फोर्थ होता है 01 की फॉर्म में, यानी रॉक सॉकेट। तो इस तरह से 4 तरह के सॉकेट होते हैं, नोट कर लो इसको। सर ये सेकंड वाला क्या है, डेटा ग्राफ? डेटाग्राम ग्राम। बेटा इस क्वेश्चन में कहा है सिस्टम इन विच वन ऑफ द नोड अमंग ऑल नोड्स इज इन हॉट स्टैंड बाय मोड whereas the rest of all nodes run different application। इसका मतलब ये कह रहा है एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, बनाया हमने, जिसमें एक नोड को तो हमने करंटली जो एग्जीक्यूट हो रही है उसको तो हॉट नोड बोल दिया, और बाकी जो है डिफरेंट एप्लीकेशन पे रन करा दी। ठीक है, मतलब हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं किसी सिस्टम की, उनमें से किसी एक नोड को हमने पिक कर लिया, बाकी अलग अलग, मतलब साइमल्टेनियसली हमें रन करनी, एक को हमने ले लिया, बाकी अलग अलग हम रन करा रहे, दूसरी एप्लीकेशन रन करा रहे उसमें। तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लिया हमारे पास 10-15 स्टूडेंट हैं, हमने एक स्टूडेंट के डाउट ले रहे हैं, बाकी स्टूडेंट जो है अभी वेटिंग में है, दूसरे टीचर उनको ले रहे डाउट वहां पे। ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे पास है, बाकी स्टूडेंट जो है दूसरे टीचर्स से डाउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग। ठीक है, यानी जो ग्रुप बनाओ वो एसिमेट्रिक है, एक को तो मेन के पास भेज दिया गया, बाकी को बाकी डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ रन करा दिया। सिमेट्रिक में सारे के सारे एक साथ हॉट स्टैंड बाय में काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग। तो एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग जो होती है इसमें जो हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं बेसिकली उनको यूज करने के लिए बनाई जाती है ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। आईपीसी मैकेनिज्म कौन सी नहीं है इनमें से? तो मैसेज क्यू, सेमाफोर, सॉकेट, ये अभी बताइए हैं। ये आरटीओएस का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हमारे पास आईपीसी मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑपरेशन अवेलेबल इन सेमाफोर। तो वेट सिग्नल बोल दो, पीवी बोल दो, स्लीप वेकअप बोल दो, एक ही है, सारे के सारे नाम अलग अलग है तो सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द पाइप एंड व्हेन इट इज यूज्ड। पाइप अभी हमने बात करा आईपीसी कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आईपीसी कम्युनिकेशन की एक मैकेनिज्म टेक्निक होती है, पाइप का काम होता है, देखो आप पाइप सिंबल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पाइप सिंबल का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना, जो हम यूनिक्स वगैरह में यूज करते हैं, कमांड में भी पाइप सिंबल की दो कमांड को अगर कंबाइन करना तो पाइप सिंबल यूज कर लो। ठीक है, पाइप सिंबल मतलब और वाला, ये वाला सिंबल पाइप सिंबल कहलाता है। ठीक है, जो और गेट का सिंबल बनाते हो आप ऐसे। तो पाइप इज ए जनरली a connection among two or more process that are interrelated to each other। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कनेक्शन करता है या दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच में। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड व्हेन टू प्रोसेस वांट टू कम्युनिकेट वन वे, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। और ये मैकेनिज्म है दैट इज यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग मैसेज पासिंग। तो ये तीनों ही चीजें हैं। ठीक है, तीनों में हमारे पास पाइप काम करता है, मैसेज पासिंग के लिए भी काम करता है वो। ठीक है, आईपीसी में भी काम कर रहा है, आईपीसी में मैसेज इसमें पास कर सकते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन करा रहे तो मैसेज तो पास हो गई। ठीक है, और ऐसे प्रोसेस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो या उनको कम्युनिकेशन करना हो। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास मेमोरी स्टाइल एरर करेक्टिंग कोड परफॉर्म बाय विच लेवल ऑफ रैड। ये है क्वेश्चन। रैड क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए रैड क्या होता है। रैड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क।
ठीक है, यानी फाइल मैनेजमेंट में ही हम इसको यूज करते हैं। डिस्क से, हार्ड डिस्क से रिलेटेड ही चीजें हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट, ए फॉर एरे, ठीक है। आई का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो देखो, जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्क की बात आ रही तो मतलब एक से ज्यादा डिस्क होती है। तो अगर आपको सिस्टम में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करनी है कि मल्टीपल हार्ड डिस्क आपको यूज करनी है, रैड एक मेथड होता है जहां पर हम डेटा को मल्टीपल हार्ड डिस्क में स्टोर करा सकते हैं। यानी डेटा स्टोरेज की एक वर्चुअलाइजेशन टेक्निक बोल सकते हैं, जहां पे मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके हम एक की तरह यूज करते हैं। ठीक है, होती बहुत सारी है लेकिन एक की तरह यूज करते हैं। तो रैड जो है, रैड इज ए टेक्निक या मेथड टू यूज मल्टीपल हार्ड डिस्क एज in such a way, in such a way that it works like a single hard disk। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ये एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है डेटा स्टोरेज की। इट इज ए वर्चुअलाइजेशन, एक्चुअली में तो होता नहीं, वर्चुअली करता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्निक ऑफ डेटा स्टोरेज इनटू मल्टीपल हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बेसिकली लेवल होते हैं। किस तरह से ये लेवल पे, क्योंकि हमारे पास परफॉर्मेंस भी देखनी, रिलायबिलिटी भी देखनी, स्टोरेज स्पेस, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, सारी चीजों का ध्यान रखना। तो रैड के कुछ लेवल होते हैं। तो रैड के बेसिकली हमारे पास 7 लेवल होते हैं, जिनको हम रैड 0 से लेके 1 2 3 4 5 और 6 तक यूज करते हैं। ये लेवल है, लेवल ऑफ रैड। ठीक है, लेवल 0 जो है इसको बोलते हैं नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हमें हार्ड डिस्क की कॉपी बनानी, मिरर करना, तो हम यूज करते हैं बेटा दूसरे वाला लेवल, लेवल 1 का यूज करते हैं। ठीक है, सलोनी कैमरा बंद कर लो बेटा। तो लेवल 1 जो है मिरर के लिए यूज होता है, और जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है मेमोरी स्टाइल करेक्टिंग, एरर करेक्टिंग, ये लेवल 2 में होता है। ठीक है, तो इस तरह के लेवल बने हुए हैं, इनके सबके नाम है अलग अलग। इसको लेवल 0 है उसको बोलते हैं नॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें, लेवल 0 का मतलब नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग। लेवल 1 होता है, उसको मिरर के लिए यूज करा जाता है, मिररिंग एंड डुप्लेक्सिंग। लेवल 2 है, लेवल 2 का यूज किया जाता है मेमोरी स्टाइल एरर करेक्टिंग कोड। ये बेसिकली हैमिंग कोड आपने नेटवर्किंग में पढ़े होंगे, तो हैमिंग कोड यूज करती है, एरर करेक्टिंग में यूज करे जाते हैं ना। जो हमारे पास नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग है, ये बेसिकली यूज करी जाती है इंक्रीज करने के लिए परफॉर्मेंस, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर। ठीक है, और ये जो है हमारे पास बेसिकली मिरर एंड डुप्लेक्सिंग जो है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज करी जाती है। फॉल्ट टॉलरेंस की चीजें होती हैं इसमें।
ठीक है, डुप्लेक्सिंग में यूज करा जाता है। आगे जो है ये सारे के सारे हमारे पास बिट या ब्लॉक में काम करते हैं। ये बिट में काम करता है, ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है, ये भी ब्लॉक पे काम करता है। ठीक है, तो बिट और ब्लॉक क्या है ये हमारे पास, इसमें जो है पैरिटी बिट यूज होती है बेसिकली। इसको बोलते हैं बिट इंटरलीव्ड पैरिटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी। तो ये बेसिकली हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो है एक ब्लॉक में यानी पूरी ड्राइव का एक सिंगल बना लिया जाता है, पूरे ड्राइव पे एक पैरिटी काम करती है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास जो है सारी पैरिटी अलग अलग होती है। ठीक है, हर ड्राइव की अलग अलग पैरिटी बनेगी। मतलब इन मान लिया आपने हार्ड डिस्क में 4 ड्राइव बनी, तो चारों की अलग अलग पैरिटी बनानी पड़ेगी। ब्लॉक में क्या होगी, चारों की एक ही पैरिटी बिट बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो होती है स्पेसिफिक पैरिटी यूज करते हैं, स्पेसिफिक पैरिटी फॉर ईच ड्राइव। ठीक है, और इसमें जो है हम यूज करते हैं सिंगल पैरिटी। ठीक है, फॉर ऑल ड्राइव, सारी ड्राइव के लिए। अब पांचवे वाला भी हमारे पास ब्लॉक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी होती है। इंटरलीव्ड तो होती है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसका भी यूज करा जाता है मिरर एंड डुप्लेक्सिंग के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस में, लेकिन ये उससे बेटर परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, पांचवा और पहला ये एक जैसा ही है, दोनों फॉल्ट टॉलरेंस में ही काम करते हैं, लेकिन पांचवा बेटर काम करता है, तीसरा और चौथा एक जैसा है। इसमें बेटा 6 नंबर का जो लेवल है इसमें होता है P प्लस क्यू रिडंडेंसी। P प्लस क्यू का मतलब ये होता है कि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस अगर 2 या 2 से ज्यादा ड्राइव में होती है तो उनको देखता है, P प्लस क्यू रिडंडेंसी। तो ये हमारे पास 6 लेवल होते हैं इसमें, जो हमारे पास रेड होता है। 7 लेवल होते हैं 0 से 6 तक, नोट कर लो इसको। सर ये इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर और फॉल्ट टॉलरेंस है, ये लेवल 2 की बात बताया गया है। फॉल्ट टॉलरेंस बेटा लेवल 1 में भी है, लेवल 5 में भी है। लेवल 5 वाला जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है लेवल 1 से। और परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर ये किसके लिए है? कौन सा बेटा? सर इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर। ये 0 वाले के लिए। कल से वो भी शुरू होगी तुम्हारी क्लास, उसकी क्या बोलते हैं, वेब डिजाइनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी, नया टॉपिक। नोट कर लिया है सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रेड की फुल फॉर्म, तो रेड की फुल फॉर्म में भी लिखी थी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ईमेल आप जीमेल से मैक्सिमम कितने भेज सकते हो। तो अगर आप जीमेल का फ्री सर्विस यूज करते हो, नॉर्मल जीमेल हम यूज कर रहे हैं, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 500 मेल भेज सकते हो। 500 मेल का मतलब ये है 500 रिसीवर हो गए। ठीक है, 500 रिसीवर या 500 मेल, ऐसा नहीं, इसका मतलब अगर आपने एक बंदे को एक मेल भेजी तो एक मेल मानी जाएगी। ये रिसीवर है, ठीक है, और ये मेल है। तो अगर आपने एक बंदे को ही 5 मेल भेज दी तो वो 5 मेल मानी जाएगी। अगर 5 रिसीवर को आपने 2 मेल भेज दी, 2 मेल सबको, तो 10 मानी जाएगी। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, मतलब रिसीवर इंटू मेल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल एक दिन में मैक्सिमम आप 500 भेज सकते हैं। अगर आपको 500 से ज्यादा भेजनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान लेना पड़ेगा उनका। ठीक है, बल्क ईमेल का या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक, बिजनेस ईमेल का सेटअप आपको लेना पड़ेगा, तभी आप भेज सकते हो उससे ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम अटैचमेंट साइज कितना होता है ईमेल में, तो 25 MB तक का आप अटैच कर सकते हो। उससे ज्यादा का करना तो किस में करेंगे, ड्राइव में,
ठीक है, तो ड्राइव में अटैच हो जाता है, वो ड्राइव का लिंक जाता है फिर उसके साथ, अगर 25 MB से ज्यादा का हमको करना है। और एक जो ड्राइव होती है, ड्राइव का कितना साइज मिलता है? हाँ बेटा, 15 GB होता है। 15 GB। जो फ्री वाला अकाउंट है उस पर 15 GB मिलता है। ठीक है, प्रोटोन वाली ईमेल आईडी है उसमें मिलता है 50 GB तक। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली सब 15 GB के ही देते हैं। अगर आप परचेज करोगे तो वो एक्स्ट्रा है, आपका परचेज करके आप ले सकते हो। 150 रुपये पर मंथ में आपको 15 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्लान है, तो जो भी प्लान आप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में कहा है CC BCC के बारे में है कि हम कोई मेल भेज रहे हैं, उस मेल में हमने लिखा है टू में लिखी ये वाली मेल सानवी, ठीक है, और हमने यहाँ पर CC में रीता वाली मेल लिख दी, BCC में सपोर्ट वाली और SP शर्मा जी वाली। तो ये कह रहे हैं इस सपोर्ट वाली के पास जब मेल जाएगा, ये अपनी ईमेल में देखेगा इनबॉक्स में, तो इसको इस मैसेज में कौन कौन से ईमेल आईडी दिखाई देंगे कि किस किस को भेजा। तो देखो जो हमारे पास टू और CC में होते हैं वो सबको विजिबल होते हैं। ठीक है, किसी को भी आप मेल भेजो वो सबको विजिबल होंगे, टू और CC वाले। टू मतलब ये मेन रिसिपेंट्स होते हैं, टू वाले भी और BCC वाले भी। लेकिन C वाले में हम कार्बन कॉपी होती है, इसका मतलब कार्बन कॉपी में हम रेफरेंस में देते हैं। जैसे मान लिया आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, HR आपको मेल भेजेगा तो आपकी मेल आईडी टू में करेगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ज्वाइनिंग ऑर्डर भेजा जा रहा है आपको, तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको टू में भेजा जाएगा। लेकिन वो HR जो है अपने मैनेजर को, बॉस को भी इन्फॉर्म करना चाह रहा है कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको भी फॉरवर्ड करेगा, तो उनकी मेल आईडी CC में लिखी जाएगी। CC के लिए वो मेल नहीं होता, CC जो है बेसिकली रेफरेंस के लिए कि उनकी गाइडेंस में या उनको इंटीमेशन देके ये काम किया जा रहा है। BCC हम इसलिए लिखते हैं, हम चाहते हैं कि किसी और को ना पता चले कि हमने किसको मेल भेजा। तो जो BCC वाले हैं, BCC में जो लिखे हुए हैं उसको केवल अपनी ही मेल दिखती है, या CC या 2CC की, एक दूसरे की BCC वाले नहीं दे। जो ये सानवी वाला रिसीवर है ये देख पाएगा सानवी रीता की, बस दो ही देख पाएगा। रीता जो है ये भी सानवी और रीता देख पाएगी। सपोर्ट वाला सानवी, रीता और सपोर्ट तीनों देख पाएगा, लेकिन ये वाली नहीं देख पाएगा। SP शर्मा जी वाली सानवी, रीता और SP शर्मा जी दिखेगी, इसको सपोर्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, ये सबको दिखते हैं, इनमें जिसको जो गई है वही दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर जो है B हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए जब हमें मल्टीपल क्लाइंट्स को या रिसीवर को मेल भेजनी होती है तो उनकी मेल आईडी BCC में लिखनी होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो जिससे वो एक दूसरे को उनको नहीं पता चलेगा और कौन कौन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे आज के टेस्ट के। इनको जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं किया उसने तो नहीं किया, अब तो ठीक है, अब तो हो ही गया टेस्ट। तो बाकी फिर जो है कल पढ़ेंगे बेटा वेब डिजाइनिंग की क्लास। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ और